अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज़ आ रही है? यस सर। ओके। सारा ताहिर, आपका भी एग्जाम है, राबिया का एग्जाम है, और किसका एग्जाम है इस वक्त? लिसन। हेलो। जी जी। जी सर, मेरा एग्जाम एफसी ईडैक पार्ट 2 है। ओके ओके, सो नो प्रॉब्लम, आप भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। मैं आपसे ईडैक का ही एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं और हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। आपसे ये क्वेश्चन है, सर, ठीक है? नो अच्छा प्रॉब्लम, डोंट वरी सर, डोंट मैं, वरी। हाँ, मैं आई प्रिपेयर्ड डोंट हैव हूँ, अ प्लस हैमर। ना मेरा बेटा। आप अच्छा। आप अच्छा चले, ट्राई ट्राई ट्राई, नहीं तो राबिया आपको साथ देगी, ठीक यस यस। है? क्वेश्चन ये है जी। कि ये दिस नो नो क्वेश्चन नो, वाज आई। आस्क्ड टू मी in actually EDA part 2. Okay. When you जी जी। pinch, there is pain. Okay. How यस this is, यस जी सर। how this is perceived in the brain? ओके सर, इसमें इसका पेन पाथवे में 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स आर इन्वॉल्व, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। उसमें फर्स्ट होते हैं जो पेरिफेरल नोसिसेप्टर्स होते हैं। दे फर्स्ट गो इनटू द dorsal column, dorsal horn, and from Okay. there, अभी I'm not able to recall much because अभी मुझे थोड़ा टाइम हो गया पड़े हुए। ओके ओके, राबिया आप कंटिन्यू करें। सर, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स जो हैं वो आपका मतलब रिसेप्टर से डोर्सल हॉर्न, डोर्सल रूट गैंग्लियन तक लेके जाएंगे, और फिर डोर्सल रूट गैंग्लियन से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स जो है ना वो डीकसेट करेंगे मिड लाइन में अच्छा, एक और मिनट, सॉरी, क्रॉस करेंगे। आई एम इंटरप्टिंग। ये जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन लेके जा रहा है इस स्टेप को क्या कहते हैं? सर, ये मेरे जो से यहाँ, पूछ रहे हैं आप? जी जी, ट्रा- आपसे पूछ रहा हूँ। जी, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन से भी जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, जो रिसेप्टर पे होता है? ट्रांसडक्शन सर। ट्रांसडक्शन, ठीक है। सर तो ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन, और अगले स्टेप में ट्रांसमिशन, ठीक है। ओके। सो ट्रांसमिशन आपने बताइए, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तीसरा स्टेप कौन सा होता है? तीसरी चीज कौन सी होती है कंप्यूटर? मॉड्यूलेशन। 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 मॉड्यूलेशन, ठीक है। और चौथा होता है परसेप्शन। परसेप्शन। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि गेट कंट्रोल थ्योरी कहाँ पर एक्ट करती है? सर ट्रांसमिशन में। आर यू श्योर? जी सर, सेकंड स्टेप में आनी चाहिए। नहीं, सोचे जरा। देखो ना, अच्छा, गेट कंट्रोल थ्योरी होती क्या है? सर गेट थ्योरी है ना कि देयर इज ओनली वन गेट व्हेन वन फाइबर इज स्टिमुलेटेड, द ओनली वन फाइबर और वन इम्पल्स कैन पास। तो अगर आपका जो है वो प्रेशर और वाइब्रेशन वाला स्टिमुलेट हुआ होता है तो पेन वाला पाथवे जो है वो ब्लॉक हो जाता पेन का कौन सा फाइबर होते हैं? है। सर पेन का जो है वो ए डेल्टा फाइबर है फास्ट पेन का, और सी हम्म, है स्लो पेन का। ओके। और जो जो ये आप बता रही हैं इसका कौन सा फाइबर होता है? सर ए डेल्टा ही होता है ट्रांसमिशन का तो। नो, ए बीटा, ठीक है। ये आप बी से बड़ा याद कर लें, ठीक है। जो बीटा फाइबर्स होते हैं, वो जब आप उसको रब करते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं? एक्चुअली यू आर स्टिमुलेटिंग। हम जैसे ही हमें पेन होती है तो वाई वी रब, बेसिकली वो जब हम रब करते हैं ना तो ए बीटा फाइबर स्टिमुलेट होते हैं, एंड दे क्लोज द डोर। तो यस, यू आर राइट कि इट इज सॉर्ट ऑफ ट्रांसमिशन एज वेल, बट एक्चुअली ये मॉड्यूलेशन है, ठीक है ना। ये उसने मॉड्यूलेट करके उस चीज को ऊपर जाने से रोक दिया है, ठीक है। तो वो बेसिकली, अच्छा, अब आप इसी इसी क्वेश्चन को मैं आगे प्रोलॉन्ग करूंगा कि गेट कंट्रोल थ्योरी के तहत पेन थेरेपी की कौन कौन सी थेरेपीज हैं जो गेट कंट्रोल थ्योरी के ऊपर एक्ट करती हैं? सर टेंस।
और स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन और और डीप ब्रेन स्टिमुलेशन हो गई। डीप ब्रेन, ओके, स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन तो हो गई। जो आपकी ये है, ये जो होती है ऑक्यूपंक्चर, जी सर, एक्यूपंक्चर ये का भी भी, इसी पे आती है गेट थ्योरी। एक्यूपंक्चर पे इसी पे आती है। और एक मेडिकेशन भी होती है जो सब्सटेंस पी रिलीज करती है, वो कौन सी होती है? कैप्सिकम सर। कैप्सिकम, ठीक है। तो कैप्सिकम जो होती है वो ये रिलीज करती है। अच्छा, उसके अलावा जो आपकी एक मिनट, अच्छा, तो अब आप मुझे बताएं कि जो अ, क्योंकि एग्जैक्टली यही सवाल मेरे से ईडीए में पूछा गया था, और एक्चुअली मैं तो इस क्वेश्चन को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। शायद कोई और क्वेश्चन पूछते शायद डिटेल से, तो मैं इतना अच्छा ना बता पाता, लेकिन क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर था तो आई वाज एबल टू आंसर। एनसेड कहाँ पे एक्ट करते हैं? एनसेड्स का क्या मैकेनिज्म? ओ एनसेड्स, इस ये जो हम लोगों ने 4 स्टेप डिफाइन किए, ये उनमें से किस पे एक्ट करता है एनसेड्स? सर ट्रांसमिशन पे कर रहे होते हैं। ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन पे एट द कैसे लेवल करते हैं? ऑफ रिसेप्टर पे, रिसेप्टर्स पे एक्ट करेंगे। रिसेप्टर पे, कौन से रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं? ये नहीं पता। जी युसरा। सर ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं ना तो एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, रिसेप्टर? तो बेटा जी क्या करते हैं? ये कॉक्स 2 इनहिबिटर्स है या कॉक्स 1 इनहिबिटर है। तो कॉक्स का क्या रोल होता है अल्टीमेटली? इन्फ्लेमेशन को रोकता तो है, लेकिन ये बेसिकली जो व्हाट इज प्राइमरी हाइपरएल्जीसिया एंड सेकेंडरी हाइपरएल्जीसिया? जी, बेसिकली ये भी मॉड्यूलेशन पे एक्ट करता है। ये इनडायरेक्टली, देखो बात ये है कि ये सारी चीजें आपस में इंटरमिंगल्ड है, लेकिन जो इसका कॉन्सेप्ट होता है ना प्रीएम्प्टिव एनाल्जीसिया में, ठीक है, तो बेसिकली ये प्रीएम्प्टिव एनाल्जीसिया के अगर आप उसमें जाएंगे तो आपको ये पता लगेगा कि ये इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स को, जब आपने इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर रहे हैं वो उससे पहले आप उसको ब्लंट कर रहे हैं उस रिस्पॉन्स को बाय इनहिबिटिंग द कॉक्स रिसेप्टर्स। तो उसकी वजह से वहां पर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स उतना आएगा नहीं जितना नॉर्मली आना चाहिए। तो अल्टीमेटली यस इट विल हेल्प इन, है तो सारी चीजें आपस में मिक्स ना, ट्रांसडक्शन भी कम होगी, ट्रांसमिशन भी कम होगी, लेकिन एक्चुअली इट्स मॉड्यूलेशन। ठीक है, ये उस रिस्पॉन्स को, जो व्हाट इज ट्रिपल रिस्पॉन्स, ट्रिपल रिस्पॉन्स का नाम सुना है आपने? इन्फ्लेमेशन का सर आई हैव वन क्वेश्चन। जी जी। सर NSAIDs I think only acts on transduction. There is no role in transmission. अच्छा, नहीं ऐसा, मुझे एक बात बताना कि ये जो आपकी है, एक मिनट रुको, जो जो मॉड्यूलेशन है वो कैसे, वो ये जो प्राइमरी हाइपरएल्जीसिया और सेकेंडरी हाइपरएल्जीसिया होता है, क्या ये मॉड्यूलेशन नहीं होती? सर मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि मॉड्यूलेशन एट द लेवल ऑफ सोमैटोसेंसरी या एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जब वाइंडिंग अप और वाइंडिंग डाउन जो फिनोमेना होता है रिसेप्टर्स का, उसके साथ होती है। वो भी तो होता है, उसमें ही देखो। हाइपरएल्जीसिया आ गया और वो सब कुछ आ गया। हाँ नहीं, आप सही कह रही हो, आप बिल्कुल सही कह रही हो। आपको मैं यहीं से, क्योंकि मैं आज चाह रहा था कि पेन के कुछ टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस कर लूं। आप मुझे बात बताएं कि जो फैक्टर्स होते हैं फैंटम लिम्ब पेन में, एक फैंटम लिम्ब पेन को जेहन में रखो, और एक आप जेहन में रखो उसको क्रॉनिक पोस्ट सर्जिकल पेन, ठीक है, इन दोनों की क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है? सर फैंटम लिम्ब भी और क्रॉनिक जो सर्जिकल पेन है उसके अंदर भी आपका जो सर्जरी से पहले जो आपका पेन होता है उसके साथ आपकी अप रेगुलेशन होती है पेन परसेप्शन की या उसके फाइबर्स की, तो उसके और आपकी एक मेमोरी बन जाती है ब्रेन के अंदर। फिर वो बाद में भी, एक तो खैर ये भी हो सकता है कि आपका कोई स्टम्प कोई इशू है जो परसिस्ट कर रहा है,
लेकिन वैसे जो आपकी मेमोरी बन गई है ब्रेन में, उसकी वजह से आपको पेन फील होता है। ठीक है। मतलब वो रिलीज होते रहते हैं सब्सटेंसेस जो पेन को वो कर रहे होते हैं, मॉड्यूलेट कर रहे होते हैं या उसकी परसेप्शन करा रहे होते हैं। ये जो आप अभी बता रही थी ना, ये विंड अप फिनोमेना, ये सेंट्रल मॉड्यूलेशन है, ठीक है। और मैं आपको जो बता रहा हूँ वो है पेरिफेरल मॉड्यूलेशन। जो प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपरएल्जीजिया होता है ना, वो बेसिकली वो वहाँ उस जगह पे होता है। ये देखो, secondary hyperalgesia or neurogenic inflammation is manifested by the triple response of flare, local edema and sensitization to noxious stimulus। ठीक है। तो बेसिकली जो ये जो है ना आपकी, जो आपने अगर ऐसी मेडिकेशंस दे दी कि जिन्होंने उस रिस्पॉन्स को ब्लंट कर दिया, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीएम्प्टिव एनाल्जेसिया। अगर ये चीज सिर्फ ट्रांसडक्शन को करती तो आपको पहले से देने का क्या फायदा होता? समझ आई? ये आई होप के इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग, मगर ये मैंने, क्योंकि मुझे मॉर्गन से जब तक मैंने पढ़ा था मुझे कभी जिंदगी में पेन समझ नहीं आई थी। तो एक्चुअली मैंने बहुत साल पहले एक ये कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ पेन। तो ये देखो, ये जो है ना, पेरिफेरल मॉड्यूलेशन, नोसिसेप्टर्स एंड देयर न्यूरॉन्स डिस्प्ले सेंसिटाइजेशन फॉलोइंग रिपीटेड स्टिमुलेशन। सेंसिटाइजेशन ऑफ नोसिसेप्टर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन थ्रेशोल्ड एंड इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उनकी सेंसिटाइजेशन हो जाती है। A decrease in response latency and spontaneous firing even after cessation of stimulus after discharges। तो actually this is one of the factor for chronic pain। और जो आपकी जो है ना समवट, क्योंकि जो फैंटम लिम्ब पेन होती है उसमें बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं। उसमें रीमैपिंग की भी प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे न्यूरोमा फॉर्मेशन भी होती है, और एक ये भी होता है। भी अभी मैं आपको फैंटम लिम्ब पेन भी दिखाऊंगा तो वहां पे भी आपको ये चीज नजर आ जाएगी। तैयब, एग्रीड और नॉट एग्रीड? No, sir, I am not still clear. अच्छा चलो, एक मिनट, अभी इसको मजीद देखते हैं। देखो, ये यहाँ तक समझ आ गया ना? देखो, ये यही बात है ना। प्राइमरी हाइपरएल्जीसिया इज मीडिएटेड बाय द रिलीज ऑफ हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है। और सेकेंडरी हाइपरएल्जीसिया न्यूरोजेनिक इन्फ्लेमेशन इज मैनिफेस्टेड बाय द ट्रिपल रिस्पॉन्स एज आई टोल्ड यू। जो हमारे सिंपल में वरम हो जाता है, वो कहते हैं ना कि एलिवेट करके रखो, तो वो बेसिकली वो ये इस चीज को हम मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आ गए ट्रांसडक्शन। एक मिनट, ओके। ट्रांसडक्शन में देखो ना, प्राइमरी सेंसरी स्ट्रक्चर दैट अकम्प्लिशेस ट्रांसडक्शन इज नोसिसेप्टर। ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो एक्ट करती है ना चीज, वो कौन सी होती है? वो लोकल एनेस्थेटिक होते हैं। निप द इवल इन द बड। जब आपका ये आपने ब्लॉक कर दिया ना, तो आपने ट्रांसडक्शन को ब्लॉक कर दिया। यू नो डाउट, जब इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स कम रिलीज होंगे तो ट्रांसडक्शन भी कम होगी। इनडायरेक्टली तो ये सारों पे ही एक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन ये सिर्फ कौन सा पार्ट को आप किस वक्त टच कर रहे हैं, यानी कि कौन सी चीज का किस चीज से क्या रिलेशन है, ये चीज सिर्फ समझने की है। ठीक है। तो ये एक मतलब समझ आइए बात आपको। बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि वो चीज ट्रांजैक्शन भी वही पे, ट्रांसमिशन भी हो रही है, उसी चीज ने आगे ट्रांसमिट करना है। जब वहां पे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज ज्यादा होंगे तो वो ट्रांसडक्शन भी करेंगे, जाहिर बात है। जब वो ट्रांसडक्शन करेंगे तो फिर ट्रांसमिशन भी होगी। ठीक है। तो बेसिकली ये मॉड्यूलेशन इज द थर्ड थिंग जो कि यहाँ पर वो एक कंट्रोल कर रही है, कि जब आपने इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स के रिलीज को रोक दिया या कम कर दिया फॉर सम बाय सम वे, तो उसकी अल्टीमेटली ट्रांसडक्शन और ट्रांसमिशन भी कम हो जाएगी। तो इन दैट वे जो इनका रोल है। ठीक है ना। और जो आपकी जो मॉड्यूलेशन हो रही है विद टेंस, वो और तरह से हो रही है। जो ए बीटा फाइबर्स हैं हम वहां पर रब कर रहे हैं, पेन भी वहीं पे हो रही है और रब भी वहीं पे कर रहे हैं। तो असूलन तो मतलब लाइक, लेकिन ये पाथवे जाके स्पाइनल कॉर्ड में एक्ट करता है, जो गेट कंट्रोल थ्योरी है। ठीक है। तो इसलिए कई दफा जो मतलब उसके जो ये इसका मैकेनिज्म इस तरीके से होता है। तो ये क्वेश्चन ना पेन पाथवे के रेफरेंस से आप लोगों से पूछ सकते हैं। ये बेसिकली क्योंकि ये ओपियाइड फ्री एनेस्थीसिया, मल्टी मोडल एनाल्जेसिया, इरास, ये टॉपिक मैं मतलब प्रिएम्प्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों से ये पूछे जा सकते हैं। इरास तो खैर पिछली दफा भी शायद एग्जाम में पूछा गया था। ये ओपियाइड फ्री एनेस्थीसिया भी पूछा जा सकता है। और जो है वो जो ये जो मैंने आपको बताया ना, मल्टी मोडल एनाल्जेसिया, तो मल्टी मोडल एनाल्जेसिया उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये चीज़ों का आना ज़रूरी है। ठीक है।
तो सर ये प्राइमरी आर्टिकल, हाइपरएल्जीजिया तो हो गया, आपने सेकेंडरी हाइपरएल्जीजिया भी कहा है, वो कहाँ पे हुआ? ये देखो ना, ये देखो, सेकेंडरी हाइपरएल्जीजिया, ये his or neurogenic inflammation is manifested by the triple response of flare, local edema, and sensitization to noxious stimulus. It is primarily due to antidromic release of substance P from the contralateral axons of primary afferent neurons. वहीं पर ही हो रहा है ये substance P degranulate histamine, जी जी बेसिकली है वही चीज, लेकिन एक इमीडिएटली हो रही है और एक थोड़ी देर के बाद हो रही है, यानी कि वो उसको एक बढ़ा रहा है उस चीज को। ये जो आप बता रहे थे ना, वो विंड अप फिनोमेना, ये वो यहाँ पे है, देखो, विंड अप एंड सेंसिटाइजेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स, ये हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड में और ब्रेन के अंदर। बेसिकली इनका ताल्लुक क्रॉनिक पेन से ज्यादा है, इन चीजों का। तो इसलिए एनसेड्स वगैरह से क्रॉनिक पेन पे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो उनका मैकेनिज्म वहां जाके ऊपर पहुंच जाता है। तो ये यहाँ पर ये चीज है, ये देखो, ये जो आप बता रही थी ना, ये मॉड्यूलेशन सेंट्रल मॉड्यूलेशन है। तो दिस कैन ईदर फैसिलिटेट और इनहिबिट पेन। द मैकेनिज्म ऑफ फैसिलिटेशन, विंड अप एंड सेंसिटाइजेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है, रिसेप्टिव फील्ड एक्सपेंशन, हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ फ्लेक्शन फ्लेक्शन रिस्पॉन्सेस। तो ये उसकी है, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड में और या ब्रेन में हो रही है। क्योंकि जो आपकी जो आपके जो हैं, जो बाकी जो एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस हैं, या एंटी एपिलेप्टिक जैसे गाबापेंटिन यूज होती है, तो वो बेसिकली उनका इन चीज़ों पे इफेक्ट होता है। जो कैटामीन है, जो कैटामीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वो यहाँ पर है, वो मॉड्यूलेशन पे है एक्चुअली। जो इसका एनाल्जेसिक इफेक्ट है, इट इज इन थैलेमस। ये जो होता है ना, यहाँ पर आपकी, ये जो है ना, थैलेमस के अंदर, वहां पर एक्ट करता है केटामीन, ठीक है। इसमें बहुत आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सही है, सिर्फ उसके अंदर मैं सिर्फ ये एक चीज ऐड ऑन ये कर रहा हूँ कि डिफरेंट जो दवाइयां हैं वो इस तरीके से, इसलिए इसी से ही कॉन्सेप्ट है प्रीएम्प्टिव एनाल्जेसिया का और प्रिवेंटिव एनाल्जेसिया का, जो कि थोड़ी सी आपस में एक दूसरे से मिलती जुलती चीजें। प्रीएम्प्टिव एनाल्जेसिया आप बेसिकली प्रीएम्प्ट करके पहले दे रहे हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से गाबापेंटिन भी दिया जाता है, पैरासिटामोल और एनसेड्स भी दिए जाते हैं। बेसिकली दे आर चेंजिंग द रिस्पॉन्स टू द पेन बिफोर द इंसियन, बिफोर द स्टिमुलस आप दे रहे हैं मेडिकेशन को, ठीक है। तो ये एक इसका है, ये आप यहाँ से और ना सर ये प्रिवेंटिव क्या हो जाएगा? प्रीएम्प्टिव तो हो गया कि मैंने पेन देखो, शुरू होने से पहले प्रीएम्प्टिव इंसिजन और से इस पहले बात दे पे ना दिया। एक दफा मेरी, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट था, एक दफा वो एक जनरल साहब है ना, जनरल लियाकत, उनसे इस टॉपिक पे बात हो रही थी, तो उनका कॉन्सेप्ट, मैं उनसे मतलब मैं वो मेरी बात से एग्री नहीं कर रहे थे। और मैं बेसिकली देखो, प्रीएम्प्टिव और प्रिवेंटिव, आप देखो चेक करो, मैंने इसको कई दफा चेक करने की कोशिश की है, मैं तो खुद ही कंफ्यूज हो गया हूँ कि प्रीएम्प्टिव और प्रिवेंटिव में क्या फर्क है। लेकिन बेसिकली प्रीएम्प्टिव और प्रिवेंटिव का ऑलमोस्ट द सेम थिंग्स, ठीक है। जिनमें से आपको नाम से ही पता लग रहा है ना, प्रीएम्प्ट, आप कैसे प्रीएम्प्ट करते हैं, जैसे अगर बारिश होनी है तो आप छतरी लेके चले जाते हैं, दैट इज ये वीवो V0, प्लीज कैन यू म्यूट योरसेल्फ जी। तो बेसिकली जो है ना, ये दोनों चीजें आपस में मिलती जुलती हैं। ये किसका माइक से आवाज आ रही है, ठीक है। ये प्रिवेंटिव और प्रीएम्प्टिव, प्रिवेंटिव ये है कि जब आपको पता है ना कि अब इंक्रीज पेन का स्टिमुलस आ रहा है, आप उससे पहले, जैसे इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जब जो है, अभी आपने एनेस्थीसिया स्टार्ट कर दिया है, अब आपने स्टिमुलस आने वाला है, उससे पहले आप एक एक्स्ट्रा बोलस ऑफ एनीथिंग to reduce the stress response as well as the reduce the response to the pain, तो वो आप कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ प्रिवेंटिव एनाल्जेसिया। या अब आपको पता है कि एक दवाई का इफेक्ट खत्म होने वाला है, तो आपको बिफोर रिस्पॉन्स आए, आप उससे पहले वो दवाई दे रहे हैं, दैट इज ये प्रिवेंटिव एनाल्जेसिया। लेकिन ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है ये स्टेटमेंट। प्रीएम्प्टिव का कॉन्सेप्ट ये है कि यू आर गिविंग समथिंग बिफोर द एक्चुअल इनिशिएशन ऑफ द स्टिमुलस, ठीक है। मैंने जब पढ़ा था ना, तो पेन, मैं ये किताब में बहुत आसान लिखा हुआ है, आप लोग इसमें से देख सकते हैं। अच्छा, व्हाट आर, एक बहुत आसान क्वेश्चन है, व्हाट आर अनवांटेड इफेक्ट्स ऑफ पेन।
जी। आवाज आ रही है आपको? पेन के अनवांटेड इफेक्ट्स क्या होते हैं? सर इमोशनल एस्पेक्ट्स हो गए, साइकोलॉजिकल हो गए, और और सर फिजिकल हो गए, आपकी जो है वो सर हाइपरटेंशन लिमिटेड हो गई, इससे हो फिजिकल गई। मोटिलिटी लिमिट हो गई। और स्ट्रेस रिस्पॉन्स बढ़ता है। स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है। तो आपने जो बातें बताई हैं ना, इससे पहले अगर आप जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स का जिक्र करें ना, कि तो सबसे पहले अगर पेन होती है तो प्रैक्टिकली क्या होता है? टैकीकार्डिया और ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता? अगर पेशेंट अवेक होगा तो उसकी रिस्पैरेटरी जो पेन की वजह से एक जो चीज होती है, इसको क्या कहते हैं? स्प्लिंटिंग। ठीक है। तो एक ये इफेक्ट होता है। ठीक है। उसके बाद जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है, अगर उसको थोड़ा सा करें, व्हाट इज स्ट्रेस रिस्पॉन्स? स्ट्रेस रिस्पॉन्स में एक्चुअली होता क्या है? स्ट्रेस रिस्पॉन्स सर ये होता है कि बेसिकली जब पेन होता है तो जिसकी वजह से सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है, जिसकी वजह से टैकी होता है, हाइपरटेंसिव होता है, कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज होता है, बॉडी और जो है वो जो है हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट की तरफ जो है वो ये आपने कॉर्टिसोल का नाम लिया, और कौन कौन से हार्मोन्स बढ़ते हैं? सर सर एसीटीएच एडीएच बढ़ता होगा, है। आपके एडीएच होगा, और सर कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन और ग्लूकागोन ये बढ़ेगा। हो गया, और डिक्रीज आपका इंसुलिन होती है। इंसुलिन डिक्रीज होती है या इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम होती है? ये थोड़ा सा है, कुछ जगहों पे इंसुलिन की सेंसिटिविटी का जिक्र है, कहीं कुछ जगहों पे है। तो ये बेसिकली ये देखो, ये है एक मिनट। और इसके अलावा वो ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर आपकी, और इसके अलावा क्या इफेक्ट होते हैं स्ट्रेस रिस्पॉन्स में? जो आपने अभी बोला था ना, वो हाइपर कैटाबॉलिक स्टेट होती है। ठीक है। बेसिकली जब भी पेन होता है ना, तो हाइपर, सॉरी, आपको यहाँ से एग्जैक्टली ये सर और ये बता सकते हैं कि क्या मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी बिल्कुल इस्कीमिया बिल्कुल, के जब रिस्क में? जब 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 इंक्रीज होता है, यही होता है ना ये। जैसे अभी युसरा ने बताया ना, वो साइकोलॉजिकल, और वो बातें उसने पहले बता दी हैं, वो भी बिल्कुल है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। ये देखो, ये है, ये मैं गुजार के आगे चला गया था, ये देखो। तो उसके उसके अंदर कार्डियोवास्कुलर में आ गया टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, इंक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन, मायोकार्डियल स्कीमिया, इम्पेयर्ड पेरिफेरल परफ्यूजन बिकॉज ऑफ वेसोकंस्ट्रिक्शन। ठीक है। उसके बाद आपकी रिस्पिरेशन में हो गई डिक्रीज लंग वॉल्यूम्स, एटिलेक्टेसिस, डिक्रीज कफ, स्प्लिंटिंग, जो होता है ना, स्पूटम की रिटेंशन होती है। उसके बाद प्रिसिस होता है, गैस्ट्रोप्रिसिस होता है, आइलियस होने के चांसेस होते हैं, यूरिनरी रिटेंशन रिटेंशन हो सकती है, और ये मेटाबॉलिक होता है। कॉर्टिसोल, ग्लूकागोन, ग्रोथ हार्मोन एंड रिड्यूस एनाबॉलिक हार्मोन्स लाइक इंसुलिन एंड टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। तो ये है बेसिकली। और साइकोलॉजिकल, जैसे बताया था अभी उसका ने, तो साइकोलॉजिकल डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर एंड स्लीप डिस्टर्बेंस। ठीक है। तो बेसिकली यही यही रीजन है कि आप अगर एक्यूट पेन को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स देयर विल बी चांसेस ऑफ पेशेंट गोइंग इन क्रॉनिक पोस्ट सर्जिकल पेन। तो बेसिकली एक्यूट पेन, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल एक्यूट पेन। लेकिन इसके अंदर एक एक दो पॉइंट ध्यान में रखें कि जो बेसिकली ओपियाइड फ्री एनेस्थीसिया का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो उसके अंदर यही चीज इंपॉर्टेंट थी, विद रेफरेंस, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट किया था कोलोरेक्टल। पेन हो रही है, उन्होंने ओपियाइड दिया, ओपियाइड की वजह से मजीद आइलियस हुआ, मजीद आइलियस हुआ, उसकी वजह से स्ट्रेच होने की वजह से एक्चुअली एब्डोमिनल पेन के बढ़ने के भी चांसेस होंगे। फिर उसके बाद मजीद ओपियाइड दिया, तो एक्चुअली उससे अल्टीमेटली होता यह था कि हॉस्पिटल स्टे, मॉर्बिडिटी,
चांसेस ऑफ डीवीटी, हॉस्पिटल के जो इकोनॉमिक है एक्सपेंडिचर, एवरीथिंग इज गोइंग हाई। ठीक है, तो ये बेसिकली ये इन रीजंस की वजह से वन इट वाज वन ऑफ द रीजन टू स्टार्ट एक्चुअली ओपिएट फ्री। तो बेसिकली ये इसमें जी, और मल्टी मोडल एनाल्जेसिया। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी मोडल एनाल्जेसिया इज दैट यू आर गिविंग मल्टीपल मेडिकेशंस and you are trying to get the good effects and reducing the doses of, like, if you are giving paracetamol and NSAID and lidocaine, so the requirement of opioid will be significantly reduced। ठीक है, तो ये एक टॉपिक यहाँ सामने आ गया, तो ये इसको कर लें। आपसे पूछ सकते हैं एक्यूट पेन सर्विस क्या होती है। ये कल मैंने बताया था, रोल ऑफ डिफरेंट टीम्स इन एनेस्थीसिया, उसमें वन ऑफ द टीम जो आपसे पूछ सकते हैं वो एक्यूट पेन सर्विस। जी, कोई नहीं बोल रहा। लेकिन बेसिकली देखें, ये एक टीम होती है जिसमें देखें आपके एनेस्थेटिस्ट है, फार्मासिस्ट है, नर्स है, और बेसिकली ये जो इसका डोमेन जो है वो इमरजेंसी में भी है और पोस्ट ऑफ पेशेंट्स में भी है। ठीक है, यूजुअली अगर सडनली पेशेंट को पेन हुई है तो दे विल एवेलुएट ओवर ऑल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, एंड देन दे विल, मतलब बेसिकली जो पोस्ट ऑफ पेशेंट्स होंगे उनके अंदर या तो पीसीए चल रहा होगा, या उनके अंदर एपिड्यूरल्स होंगे, या उनको अगर मजीद कोई ब्रेक थ्रू पेन के लिए किसी चीजों की जरूरत होगी। तो दैट इज द, ये सिंपल आंसर इसका यही है। ठीक है, क्योंकि ये एकदम से आपसे पूछेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये एक्यूट पेन सर्विस क्या होती है। तो एक्यूट पेन सर्विस बेसिकली यही होती है। उसमें क्योंकि पेन इज अ बिग फैक्टर फॉर सो मेनी प्रॉब्लम्स, तो हॉस्पिटल्स के अंदर एक डेडिकेटेड टीम, आमतौर पे एनेस्थेटिस्ट ही होता है जो कि वो कैरी कर रहा होता है, और वो जो है वो बाद में फिर उससे जो पीसीए, इसी में ही आप पीसीए के बारे में भी एक दो इन्फॉर्मेशन दे दें। एनीवन वांट्स टू स्पीक आउट, व्हाट पीसीए क्या होता है? पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया। क्या होता है, क्या एडवांटेज होता है? सर इसका एडवांटेज ये होता है कि पेशेंट जो है वो खुद ही अपना पेन जो है अपने उसके थ्रेशोल्ड के मुताबिक खुद ही जो डोज हमने सेट की होती है इन्फ्यूजन जो पेशेंट एनाल्जेसिया की, वो खुद ही अपने आप को देता है, मतलब खुद ही उसके हाथ में कंट्रोल्ड होता है, वो लॉक टाइम जो होता है सारा का सारा, और वो इसमें, अपना पेन जो है खुद ही एक तरह से कंट्रोल कर रहा होता है सर। अच्छा देखो, इसमें आपने अभी इन्फ्यूजन बोला था, तो जरूरी नहीं होता इन्फ्यूजन। ठीक है, इसके अंदर एक सर बेजल पेशेंट इन्फ्यूजन। कंफर्ट होती है जी, और ओपियोइड कम यूज होती हैं अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, और नर्सेस जो हैं वो उनको भी वो फ्री वो मिल जाता है, आपका लेबर कम हो जाती है और पेन कंट्रोल बेहतर होता है। देखो ये नर्सेज एक्सेसिव नर्सेज वाली डोजेस बात नहीं हो इसका पाती। थोड़ी सी गैर जरूरी है। वो इसलिए नया गैर जरूरी है क्योंकि ये भी जो सिस्टम है वो तो सेटअप नर्सेज नहीं करना है ना। तो बेसिकली इसमें ये होता है, पेशेंट सेटिस्फेक्शन, जैसे आपने बताया ना, पेशेंट सेटिस्फेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एक्चुअली डिमांड ऑफ द पेशेंट फॉर द पेन, फॉर द एनाल्जेसिया, एंड एक्चुअल प्रोविजन कंडक्ट ऑफ गिवन गिविंग, उसके अंदर जो गैप है ना वो खत्म हो जाता है। जब पेशेंट को पेन होती है तो वो खुद उसको प्रेस करता है। अब इसके अंदर क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं पीसीए में? सर इसमें एक तो आपकी बोलस डोज दी जाती है, एक हम्म, लॉकआउट टाइम होता है, एक डोज की ड्यूरेशन हम लोग सेट करते हैं, और एक फिर बैकग्राउंड इन्फ्लुएंस पीछे चल रही होती है, जैसे कि अल्कोहलिक्स है उनके लिए ना। बैकग्राउंड इन्फ्यूजन मैंडेटरी नहीं है। आप एक डिवाइस करते हैं कि आप मैक्सिमम सेफ डोज कितनी दे सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम सेफ डोज होती है, और फिर उसको ड्यूरेशन पे आप उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे प्रैक्टिकली मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 10 मिलीग्राम पर आवर तक अगर दे सकते हैं फॉर एग्जांपल मॉर्फिन, तो उसके अंदर लॉकआउट टाइम एवरी 6 मिनट्स, 1 मिलीग्राम एवरी 6 मिनट्स। ठीक है, तो 1 घंटे में 10 मिलीग्राम तक चला जाएगा। लॉकआउट टाइम इज 6 मिनट्स। तो ये टोटल हो गई उसकी 10 मिलीग्राम, लॉकआउट टाइम हो गया उसका 6 मिनट्स, एक बोलस में गया 1 मिलीग्राम। ठीक है, अच्छा अब आपने जब इसको एपीएस के राउंड में आपने जब उसको चेक किया, तो आप कैसे उसको चेक करेंगे? क्योंकि होगा ये कि दरमियान में जो पेशेंट अगर प्रेस कर रहा है ना, तो वो रिकॉर्ड में आता जाएगा कि पेशेंट ने 50 दफा प्रेस किया है।
अगर पेशेंट ने 50 दफा प्रेस किया है तो इसका मतलब है पेशेंट की पेन कंट्रोल अच्छा नहीं है, ठीक है। तो यू नीड टू इंक्रीज द डोज और डिक्रीज द लॉकआउट टाइम, और थर्ड ऑप्शन विल बी कि आप उसकी बेस लाइन वो बेसल इन्फ्यूजन चला दें, ठीक है। ये होता है, और बेसिकली फिर उसके साथ आप एडजंक्ट्स देते हैं, ठीक है। इन एडिशन टू ओपियाइड आप उसके अंदर एडजंक्ट्स दे सकते हैं, आप उसके अंदर पैरासिटामोल ऐड कर दें, आप उसके अंदर ट्रामाडोल ऐड कर दें, आप उसके अंदर अगर उसको कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो आप उस कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा, एपीएस ये सॉरी पीसीए को या ओपियाइड जब भी प्रिस्क्राइब करते हैं इस तरीके से, तो हम एक एक मेडिकेशन को जरूर ऑर्डर किया जाता है फॉर एक समझ लें कि सेफ्टी के तौर पे। वो मेडिकेशन क्या होती है? सर लैक्सेटिव्स और प्रोकाइनेटिक्स। नहीं नहीं नहीं, वो तो उसके एसोसिएटेड सिम्टम्स के लिए है ना। अभी पीछे से किसी ने आवाज दी थी, भाई किसने बोला था? सर नेलॉक्सॉन। नैलॉक्स इसका देंगे। जी सर। नेलॉक्सॉन, ठीक है। नेलॉक्सॉन का ऑर्डर होता है कौन सी चीज डिफाइन करेगी कि पेशेंट ओवरडोज में चला गया? सर सर रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाएगा, SpO2 कम हो रही होगी। वेरी गुड, रेस्पिरेटरी रेट। अच्छा, ये आपने अभी जो जुमला बोला है ना, इसी रेफरेंस से मैं आपका एक कॉन्सेप्ट की करेक्शन कर दूं कि एसपीओ2 देर से डिक्रीज करेगी, ठीक है। पेशेंट CO2 रिटेन करना शुरू कर देता है जब भी ये इवन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में। हम लोग एक्चुअली प्रॉब्लम्स अक्सर इसलिए जनरेट होती हैं कि ऑक्सीजन सेचुरेशन तो आ रही होती है, पेशेंट एपनिया में चला गया है, सेचुरेशन उसकी 3-2 मिनट के बाद गिरेगी, और उतनी देर तक पेशेंट एपनिक है, उसको ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। तो इसलिए ज़हन में रखें बात के CO2 इज मोर इम्पोर्टेंट फैक्टर इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, और इवन विद ओपीआइड CO2 इज मोर इम्पोर्टेंट, रेस्पिरेटरी रेट, हाइपोवेंटिलेशन, ठीक है। तो ये बेसिकली है, तो उसमें आपने नलोक्सोन देना होगा। एक और चीज होती है उसके अंदर, ओपीआइड के कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं जो पेशेंट डील करता है? सर कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। प्रोराइटिस होता है, कॉन्स्टिपेशन होती है, नोजिया होता है, ठीक है और बिलरी स्पैज्म हो सकता जी। तो ये 2-3 इम्पोर्टेंट इसके साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से ना एक क्रॉनिक पेन सर्विस होती है। आपको पता है मेरे से एक दफा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आप लोगों से अभी यही सवाल अभी इसी वक्त पूछूंगा। व्हाट इज पैलिएटिव केयर? ये बेसिकली एक्यूट पेन सर्विस है, इसी के साथ एक चीज होती है क्रॉनिक पेन सर्विस, ठीक है। तो ये सेकंड अटेम्प्ट में मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था, ये पैलिएटिव केयर क्या होती है, एनेस्थेटिस्ट का पैलिएटिव केयर में क्या रोल है? सर कैंसर पेशेंट्स जिनका बिल्कुल एंड स्टेज होता है, कुछ और हो जी नहीं जी। सकता, तो उनको पैलिएटिवली उनकी लाइफ को बेहतर करने के लिए उनको जो हम ब्लॉक्स वगैरह लगाते हैं वो पैलिएटिव में आ जाते हैं। और इसके अंदर क्या चीज आती है? इन पेशेंट्स के अंदर एक और प्रॉब्लम होती है, आपने एक ब्लॉक्स की जिक्र कर दिया, उसके अलावा और क्या चीज होती है? सर अगर फिर हम ये उनको ओपियोइड्स दे रहे हैं ओपियोइड्स बहुत डिपेंडेंट ज्यादा, हो तो गया। ए, ए, कॉन्स्टिपेशंस वगैरह हो रही। हाँ, ओपीआई डिपेंडेंट होंगे, ओपीआई के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और उसके अलावा बेसिकली सर पैलिएटिव टॉलरेंस और केयर। हाइपर एल्जीविया। सर हाँ इसमें बेसिकली ना, रेडियो कीमोथेरेपी आ सकती है। पैलिएटिव केयर यही यही मैं बताने लगा था कि बेसिकली पैलिएटिव केयर इज नॉट ओनली एनाल्जेसिया, ठीक है। पैलिएटिव केयर इज नॉट ओनली एनाल्जेसिया, पैलिएटिव केयर में बेसिकली मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है, उसको इरसेक्टेबल बाउल कैंसर है। अब उसकी जो पैलिएटिव केयर का एक पार्ट है कि उसका स्टोमा बना दिया जाएगा, ठीक है, ताकि उसको obstruction ना हो और वो ईज आउट हो जाए, एक ये इट्स पार्ट ऑफ पैलिएटिव केयर। अब बाद में उसको जो आपके ब्लॉक्स में बेसिकली सिंपैथेटिक ब्लॉक्स भी हैं और न्यूरोलिटिक ब्लॉक्स भी हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर जैसे सिलिक फ्लॉक्सिस ब्लॉक है, वो एब्डोमिनल कैंसर्स में अगर लगाया जा रहा है, पैंक्रियाटिक कैंसर में लगाया जा रहा है, तो वो बेसिकली इट इज वन ऑफ द थिंग। और उसके बाद इवन इन पेशेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा कीमोथेरेपी की के एजेंट्स की वजह से भी, ओपियाइड्स की वजह से भी इनमें अक्सर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है। तो इवन टर्मिनल केयर के अंदर प्रोपोफोल इन्फ्यूजन भी दी जाती है, अगर वो उनकी
कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट से या पेन की वजह से उन दे आर नॉट एबल टू टॉलरेट एनीथिंग, तो उसमें प्रोपोफोल इन्फ्यूजन चलाई जाती है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन इसके अंदर कुछ भी नहीं था, यही बोलना था, लेकिन मैंने कभी इसका नाम ही नहीं सुना था, तो मैं बिल्कुल प्लेसिबो सिस्टम मैनेजमेंट इज पेलिएटिव, नो नो नो, प्लेसिबो एंड सिस्टेमिक कंप्लेंट मैनेजमेंट इज नॉट पेलिएटिव। ये आपका आंसर ठीक नहीं है। ठीक है, पेलिएटिव के अंदर ये चीज़ नहीं आती। पेलिएटिव के अंदर मुख्तलिफ मल्टी बेसिकली पेलिएटिव केयर जो है, इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच विद सर्जन, ऑन्कोलॉजिस्ट, इवन मे बी ICU, पेन्स फिजिशियन, एंड दे आर जस्ट चॉकिंग आउट डिवाइसिंग अ प्लान कि जिसके अंदर बेसिकली यू आर ईजिंग आउट द एंड डिमाइस ऑफ द पेशेंट। ठीक है ना, तो ये है बेसिकली पेलिएटिव केयर। क्रॉनिक पेन सर्विस में भी यही होता है बेसिकली। जो क्रॉनिक पेन सर्विस के अंदर दो तीन चीज़ें जो पूछ सकते हैं, वो एक बैकेक है, मिग्रेन है, जो कि क्रॉनिक पेन के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्रॉनिक पेन के अंदर आपका ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया है, आपका जो है हर्पी जोस्टर जो होता है, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया है। इसके अंदर एक जो बेसिक जो चीज़ें हैं ना, वो तमाम उसके अंदर तकरीबन सेम है। उनके अंदर एंटी डिप्रेसेंट्स दिए जाते हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होते हैं, SSRI होते हैं, एंटी एपिलेप्टिक्स होती हैं, SNRI होते हैं। ठीक है, अ, जो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया होता है उसमें ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है? कार्बामेज़ेपिन। और जो डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है उसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? Duloxetine। डोलॉक्सिटीन। ठीक है, ये नाइस गाइडलाइंस के मुताबिक। बाकी ये है कि जो आपकी जो बाकी कॉमन, अच्छा, व्हाट इज WHO स्टेप लैडर फॉर एक्यूट पेन एंड क्रॉनिक पेन? सर सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं एनसेड से या पैरासीटामोल प्लस ये माइनस किसका बता रही एडजंक्ट्स। हैं आप? सर WHO एक्यूट पेन नहीं, एक्यूट पेन, अच्छा ओके, बताएं। स्टेप जो लेडर है उसके ये अंदर सर एक्यूट सबसे पेन पहले का आप नहीं है, ये क्रॉनिक पेन का है। जो आप बता रही है ना कि पहले पैरास्टामोल शुरू करते हैं, ये क्रॉनिक पेन। ये देखिए मैं आपको भी दिखाता हूँ। क्योंकि बेसिकली इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो आपकी होती है ना क्रॉनिक पेन, उसमें आप यू स्टार्ट फ्रॉम द मिनिमम एंड गो अप। ठीक है, और जो एक्यूट पेन होती है यू स्टार्ट विद द मैक्सिमम एंड देन कम डाउन। ये सिर्फ डिफरेंस है। ठीक है, समझ आ गई? तो सर इसके अंदर मॉर्फिन से स्टार्ट करेंगे और फिर नीचे आते जाएंगे ट्रामाडोल नहीं और नहीं एनसेड नहीं और नहीं नहीं, जो पैरासिटामोल। एक्यूट पेन है ना, उसमें आप सारे जी। मल्टी मोडल एनाल्जेसिया दे रहे हैं। आप पैरासिटामोल, आप हर स्टेप के ऊपर आपने लोकल इन्फिल्ट्रेशन भी कराई, आपने पैरासिटामोल भी दिया, आपने एनसेड भी दिया, आपने ओपियाइड भी दिया। ठीक है, एंड देन ग्रेजुअली यू कम बैक। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये यहाँ पर इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये एक्यूट पेन का ऑपोजिट डायरेक्शन में है। यानी कि यू यू गो फ्रॉम मैक्सिमम एंड कम डाउन, एंड जो क्रॉनिक पेन का है वो ऑपोजिट है कि यू स्टार्ट विद सिंपल एनाल्जेसिक एंड यू बिल्ड अप। ठीक है, अच्छा, ये जो आपने अभी पेन पाथवे का बताया था ना, ये यही सारी चीजें हैं। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद, अच्छा, क्रॉनिक पोस्ट सर्जिकल पेन, ये आप लोगों से एज अ स्मॉल टॉपिक पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या बताएंगे आप? व्हाट इज क्रॉनिक पोस्ट सर्जिकल पेन? the pain that occur after surgery after 1 month of a surgery
after which all the causes related to the surgery or infection are ruled out. ओके, और इसमें क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? सर प्री ऑप पेशेंट को कितना पेन था, इंट्रा ऑप या पोस्ट ऑप उसकी पेन मैनेजमेंट नहीं सही तरह से की, तो वही जो हमने प्राइमरी हाइपरएल्जीजिया और सेकेंडरी हाइपरएल्जीजिया की बात की है। ठीक है, और कौन कौन सी सर्जरीज जो हैं उसके अंदर ज्यादा प्रोन होती है? सर एम्पुटेशन, थोरैकोटमी, मेस्टेक्टमी, फिर सी ठीक है, सेक्शन, हर्निया, इमरजेंसी सर्जरीज, हर्निया, हर्निया, और वो हर्निया, रिपीटेड सर्जरीज जो बार बार हो रही है। और अनकंट्रोल्ड एक्यूट पेन। ठीक है, ये वो टॉपिक यहाँ पे मुझे नजर ही नहीं आ रहा इसमें। ये हार्ड कॉपी से पढ़ने की आदत है, सॉफ्ट कॉपी से कभी पढ़ा नहीं है, तो ढूंढने में भी कई दफा प्रॉब्लम होती है। ये एक क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछ सकते हैं। अच्छा, फैंटम लिम्ब पेन अभी आपने डिस्कस कर ही लिया। एक मिनट रुपए, मैं ना यहाँ पे खोल लेता, इसमें मुझे मिल नहीं रहा सही तरह। एक मिनट प्लीज। न्यूरोपैथिक पेन क्या होती है? व्हाट इज न्यूरोपैथिक पेन? पेन का एक क्वेश्चन आप लोगों से जरूर पूछा जाएगा टेबल वाइज में। ठीक है, तो ये पेन के ये 10-12 टॉपिक्स हैं। एक सीआरपीएस है, फैंटम लिम्ब पेन है, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया है, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया है, जो जो क्रॉनिक पेन है। तो ये बेसिकली न्यूरोपैथिक पेन arising as direct consequence of a lesion or disease affecting the somatosensory nervous somatosensory system। ठीक है, और ये the term disease replaces the previous term dysfunction, which may be interrupted as including the normal plasticity of nociceptive system। ये डिफरेंट टाइप्स हैं: पोस्ट हाइपर्टिक न्यूरल्जिया, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, डायबिटिक न्यूरोपैथी, फैंटम लिम्ब पेन। ओ, ठीक है, अब ये देखें, ये वही बातें जो मैं आपको अभी बता रहा था ना, ये वही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। आफ्टर नर्व इंजरी देयर में बी इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ सोडियम कैल्शियम channels leading to ectopic discharges and reduction in threshold for activation of nociceptors, peripheral sensitization। ठीक है, regeneration after nerve injury results in formation of neuromas and sprouting of new nerve projections। यही यही जो है आपकी उसके अंदर होती है, जो phantom limb pain है। Collateral sprouting can alter sensory properties and manifest as expanded receptive fields. All these phenomena can lead to altered pain transmission, allodynia, hyperalgesia। उसके बाद dorsal horn of spinal cord houses a complex network of connections between the incoming sensory neurons and the output neurons via the local interneurons। These connections are, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ से भी, क्योंकि मैं कवर करना चाह रहा हूँ। मैंने आपको बताया ये टॉपिक पूछा जा सकता है, कि आपको अच्छा आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पेन का एक टॉपिक वो यही यही 10-12 टॉपिक्स हैं जिनमें से उन्होंने कोई ना कोई एक निकाल के आपसे आपसे पूछना है। उन्होंने कॉमन बातें मैंने आपको बताई हैं जो कि सारों के अंदर है यहाँ पे ना इसका। सर ये वाला आर्टिकल आप शेयर कर देंगे काइंडली? जी, ये सारे आर्टिकल मौजूद हैं सर। स्पेसिफिकली ये एक आर्टिकल मैं शेयर कर देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा असल में, चले खैर अब टाइम नहीं है। ये अगर आप लिंक को यूज करें ना, तो आपको हर चीज मिलेगी इसके अंदर। मैंने सारी चीजें अरेंज की हुई हैं, ये मैं अलग से भेज देता हूँ आपको, नो प्रॉब्लम। ये बेसिकली ये मैं आपको बता रहा था, एंटी डिप्रेसेंट, और इसमें ट्राइसाइक्लिप्ट है, SNRI है, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक। ये SSRI का तो सारों ने नाम सुना होता है। ये बेसिकली जो डुलोक्सिटीन है ना, वो SNRI है। ठीक है, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ठीक है, तो एंटी कन्वल्सेंट्स हैं ये आपको। मैकेनिज्म ऑफ, क्योंकि देखो ये ना अगर कोई भी टॉपिक पूछा जाएगा ना क्रॉनिक पेन का, तो उनके अंदर सारों के अंदर बातें एक्चुअली कॉमन है। यही यही कॉमन बातें हैं। वो यही सवाल आपको किसी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ सकते हैं, कैसे डेवलप होती है, क्या क्या डिफरेंट चॉइसेस हैं, कैसे डील करते हैं। ठीक है, जैसे गाबापेंटिन है, तो मैकेनिज्म क्या है इसका? एंटागोनिज्म वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स एंड मॉड्यूलेशन ऑफ CNS गाबा एक्टिविटी। ठीक है, अ, ये उन्होंने आगे बताया हुआ कि इसका
प्रीगैबलिन उसी की, सिर्फ उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर है, तो एनालॉग है उसी का। ओपियाइड्स, टॉपिकल ट्रीटमेंट्स। टॉपिकल जो होता है ना, एक लाइडोकेन है और कैप्सासिन है, ये देखो। इज लाइसेंस फॉर न्यूरोपैथिक पेन बट द इंटेंस बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग इनिशियल ट्रीटमेंट मे लिमिट यूज। ये सब्सटेंस पी को डिप्लीट करता है, ठीक है। दैट डिप्लीट्स द न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस पी फ्रॉम सेंसरी नर्व्स, ठीक है। लाइडोकेन पैच भी होते हैं। और कौन सी ओपियाइड कौन सा होता है जो टॉपिकल कह लें आप उसको, या लगाया जाता है फेंटेनल। इसके? जी, फेंटेनल फेंटेनल। सर। और फेंटेनल क्यों यूज किया जाता है और बाकी क्यों नहीं यूज किया जा सकते? सर लिपिड सॉल्युबिलिटी। वेरी गुड, लिपिड सॉल्युबल है, क्योंकि वो बेसिकली स्किन से पेनिट्रेट उसी वक्त करेगा ना जब लिपिड सॉल्युबल होगा, ठीक है। तो ये रीजन है बेसिकली। एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, केटामीन। सर वैसे लिपिड सॉल्युबल तो मॉर्फिन भी होता है, तो मॉर्फिन का पैच क्यों नहीं बनाते? मॉर्फिन इज द लीस्ट लिपिड सॉल्युबल, ये किसने बोला है? मॉर्फिन इज लीस्ट लिपिड मैंने। सॉल्युबल। मॉर्फिन इज लीस्ट लिपिड सॉल्युबल, ठीक है। मॉर्फिन सबसे लीस्ट सॉल्युबल होता है, इसलिए उसका जो है वो आप जब देते हैं इंट्राथीकल, तो वो घूमता फिरता रहता है उसी के अंदर ही, क्योंकि उसने वहां से निकलना ही नहीं है, ठीक है। ये देखें सारे, ये अब आप ये न्यूरोपैथिक पेन में ना अगर आपको कुछ भूल जाए ना, तो ये जो मैकेनिज्म, ये जो चीजें लिखी हुई है ना, यही सारी चीजें उसमें। एंटी डिप्रेसेंट्स है, टेंस है, ऑकुपेंक्चर है, और बेसिकली फिर अल्टीमेटली ये न्यूरल ब्लॉकेड एब्लेशन है, सर्जिकल केमिकल सिम्पथेक्टमी है। ये आपको तकरीबन सारों के अंदर यही बताना है आपको, तकरीबन मोर और लेस इसके अंदर यही है। वो सिर्फ एक वो जो फैंटम लिम्ब पेन है ना, उसके अंदर वो आपकी वो एक मिरर मिरर वाला है, नहीं तो बाकी सब में कॉमन है ये, ठीक है। सीआरपीएस का बेसिकली आज नया आर्टिकल भी आया है, लेकिन बहरहाल वो पुराना ही देख लेते हैं अभी फिलहाल। तो यहाँ पर आपको नया भी मिल जाएगा, आज आज ही एक्चुअली किसी ने ग्रुप में भी शेयर किया था। बुदापेस्ट क्राइटेरिया जो है ना, वो पूछ सकते हैं, जो मुझे तो कभी याद आज तक जिंदगी में हुआ नहीं है, आप लोगों से शायद याद हो जाए। क्या होता है सीआरपीएस? सर क्रोनिक रीजनल पेन सिंड्रोम होता है, और नहीं नहीं, क्रॉनिक इसमें रीजनल पेन आपका सिंड्रोम नहीं, कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम, जी सर, कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम। ठीक है। जी सर, इसमें आपका टाइप 1 टाइप 2 होती है। टाइप 1 में आपकी कोई डायरेक्ट इंजरी कॉज नहीं होती, और जबकि टाइप 2 जो है उसमें डायरेक्ट नर्व इंजरी होती है। टाइप 1 ट्रॉमा की वजह से हो सकती है। और आपकी जो टाइप इसमें आपका बुडापेस्ट क्राइटेरिया, जिसमें आप सेंसरी, वेजोमोटर, सूडोमोटर एंड मोटर देखते हैं चेंजेस। ये अपना बिल्कुल इसी तरह वो ये, क्योंकि मैं ऐसे, मुझे इसलिए नहीं याद है क्योंकि ये रट्टा है, लेकिन बहरहाल ये आपको ये सामने आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यही ये आपको इसी तरीके से बताना है, एटलीस्ट वन सिम्टम इन 3 और 4, ठीक है। एंड एटलीस्ट वन साइन एट टाइम ऑफ एवोल्यूशन इन 2 और मोर। ये आपको इसी तरीके से क्योंकि ये है ही ऐसे, तो ये बताना ही भी ऐसा ही है, ठीक है। ये मुझे नहीं याद है जबानी, ये आप इसमें से देख लीजिएगा ये, सर ठीक है। ठीक है। जो सीआरपीएस है उसमें देखें वही वही वाली बात आएगी यहाँ पे। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, फिर एनाल्जेसिक, और फिर उसके बाद फिर जो उसके जो क्योंकि इसके अंदर सिंपैथेटिक ब्लॉक का रोल होता है, तो जो मोटर डिस्टर्बेंस, तो उसमें आपको जो है ना जो सिंपैथेटिक ब्लॉकेड है उससे फर्क पड़ेगा, ठीक है। ये टॉपिक मुझे बहुत अच्छी तरह याद नहीं है, क्योंकि एक्चुअली सऊदी अरब में ना हम लोग एनेस्थीसिया सिर्फ कर रहे हैं, पेन और आईसीयू से बिल्कुल हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो सेपरेट डिपार्टमेंट है। तो इसलिए जो चीज़ आप नहीं करते वो आपको भूल जाती है। ये बात है। ये अच्छा, एक मुझे एकदम से चीज़ याद आ गई, तो आई एम 100% श्योर कि आपने नहीं देखा होगा। अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है। ये यहाँ पे ना एक आपको मिलेंगे माइंड मैप्स,
ठीक है, तो इट विल बी गुड बी अ वेरी गुड क्विक रिवीजन। ये मैंने डाउनलोड करके इनको रीनेम करके, क्योंकि इनके नाम ही अजीबोगरीब लिखे हुए थे, ये मैंने सारे वेबसाइट से डाउनलोड किए थे और मैंने सारों के नाम बारी बारी चेंज किए थे। तो आप देख सकते हैं, ये अच्छी रिवीजन के लिए बहुत सारे टॉपिक्स इसमें आपको मिल जाएंगे। ये मैंने आपको दिखा दिया एक दफ़ा। पेन की असेसमेंट कैसे करते हैं? सर वास्ट कोर्स है। अच्छा, अब आपका इसका आंसर थोड़ा सा इम्प्रूव बेहतर नहीं हो सकता? पेन हमेशा जब भी वैल्यूएशन होती है तो आपको क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है, और उसके बाद फिर आप उसको ये बेसिकली उसको वैलिडेट करने के लिए है कि वो आपको एक उसको स्पेसिफिक आप उसको नंबर दे रहे हैं, उसके लिए विजुअल एनुअल स्कोर है या न्यूमेरिकल रेटिंग स्कोर है, ये कोई भी स्कोर है। लेकिन एक्चुअली जो जो बेसिकली जो होता है ना, वो आपकी उसके लिए होता है, इसका जो बेसिक जो मैकेनिज्म है ना, वो अ, आपकी क्लिनिकल क्लिनिकल फीचर्स है, ठीक है ना। ये इसके अंदर मेरे ख्याल से अच्छा लिखा हुआ है, ये देखो। और बेसिकली इसके अंदर एक वर्बल रेटिंग स्कोर है, न्यूमेरिकल रेटिंग स्कोर है, या आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया होना चाहिए। विजुअल एनालॉग स्कोर है। प्रॉब्लम इसमें मुझे भी क्योंकि ज़बानी याद नहीं है, आप बच्चों में कैसे असेस करते हैं? तो फ्लैग स्कोर ये भी होता है। हाँ, ये आप ना जरूर, आपको तो खैर बहुत अच्छी तरह आते हैं, आते होंगे बच्चों के। ये देख लेना कि कौन से जो है वो कौन सी एज के लिए कौन सा है, ठीक है, कौन सी एज के लिए कौन सा है। ये बेसिकली ये देखो 7-8 ईयर्स के लिए कौन सा लिखा हुआ है इसमें। ये फेसिस स्केल है, और आपका जो आपने फ्लैग बताया था वो यहाँ पे कहीं लिखा होगा, इसके अंदर नहीं लिखा हुआ। फ्लैग स्कोर आपको याद है? अगर याद है तो बताओ। सर याद नहीं है, वो फेस लेग वगैरह की मूवमेंट के अकॉर्डिंगली वो बनता है। ये आप कर लो, क्योंकि देखो ये पेन के जो 10-12 टॉपिक्स है ना, उनमें से एक टॉपिक ये असेसमेंट भी है, ठीक है। और आपको बहुत ज़्यादा डिटेल की नहीं ज़रूरत है, लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे था इसका, शायद यहाँ पे वो इसके अंदर, एक मिनट प्लीज। ये ना रेड फ्लैग साइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये बैक के अंदर होते हैं, जैसे ये सामने आ गया है, ये देखो, ये रेड फ्लैग्स हैं। एक मिनट। कैंसर, इन्फेक्शन, ट्रॉमा, कॉर्ड, ये नहीं, इसका ना रेड फ्लैग साइंस होते हैं। मुझे भी अभी देखा है तो मुझे एकदम से याद आ रहा है। सर वो टूना मैं फिश से होता है ना। जी, हाँ वही उसका निमोनिक आप लोगों ने बनाया हुआ होगा कोई ना कोई। ये फ्लैग आ गया है, देखो, फ्लैग स्केल। ये जो है ना, एक एक जो है, ये जो पेन के जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, ये मैंने ना यहाँ पे इसी इसी आपको फोल्डर में ये आपको किताब भी मिल जाएगी। तो जस्ट आप इसको क्विक क्विक इसके जो है ना, इंडेक्स से इसके पेजेस को पलट ले। इसमें एक बहुत आसान लिखा हुआ है, इसमें कोई भी टॉपिक जो आपने कभी भी नहीं पढ़ा ना, वो भी आप बहुत आराम से इसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। मैंने बहुत अरसे से इसको देखा नहीं है, इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें मुझे आई थॉट कि मुझे याद है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मुझे भूल रही हैं। लेकिन इसके अंदर आपको एक टॉपिक आना चाहिए, फाइब्रोमाइल्जिया, ठीक है। उसके अंदर पॉइंट्स होते हैं,
ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, टॉट्स हो जाते हैं, और वो भी एक क्रॉनिक पेन की एक टाइप है। ठीक है, एक फाइब्रोमाइल्जिया जरूर आपने पढ़ना है, CRPS है, पेन का मैंने आपको बताया है असेसमेंट, फैंटम लिम्ब पेन, पोस्ट हार्पेटिक न्यूरल्जिया। तो ये इनमें से कोई ना कोई एक टॉपिक आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। और एक एक रिक्वेस्ट है मेरी कि जितनी कॉमन सर्जरीज है ना, उनका आप पहले से अपने दिमाग में ना एक मल्टी मॉडल एनाल्जेसिया का प्लान दिमाग में रखें, ताकि उनमें से जो भी सर्जरी पूछी जाए आपके फौरन, जैसे एक अभी मैं एक एक आखिरी बस ये करके फिर हम खत्म करेंगे। हाउ विल यू कंट्रोल thoracotomy pain? What are different options for controlling post thoracotomy pain? जी, सर थोरेसिक एपिड्यूरल, ओके, मल्टी मॉडल एनाल्जेसिया, ठीक है। सर लोकल इन्फिल्ट्रेशन भी करवा देंगे, और और सर पैरावर्टिब्रल ब्लॉक्स। और देखो, आपने पहले बोला थोरेसिक एपिड्यूरल, फिर आपने बोला मल्टी मॉडल, तो आप मल्टी मॉडल का जुमला सबसे पहले बोले, ठीक है ना? आप उसमें सबसे पहले बोल के वी विल यूज अ मल्टी मॉडल अप्रोच कंबाइनिंग पैरासिटामोल, एनसेड्स एंड नर्व ब्लॉक्स। सो नर्व ब्लॉक्स कौन कौन से हो सकते हैं? वो मतलब जो रीजनल ब्लॉक्स, तो रीजनल ब्लॉक्स में आप थोरेसिक एपिड्यूरल बोल दें, पैरावर्टिब्रल ब्लॉक बोल दें, और जो पैरावर्टिब्रल ब्लॉक की ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है जो कि बहुत ही बेहतरीन ब्लॉक है, इरेक्टर स्पाइनी ब्लॉक। ठीक है, इरेक्टर स्पाइनी ब्लॉक, और फिर उसके बाद एक वो इंटरप्लूरल ब्लॉक होता है, और एक एक कॉमनेस्ट, मतलब बेसिकली मैंने तो शायद आज तक जिंदगी में कभी नहीं लगाया ये ब्लॉक, क्योंकि मुझे तो खतरनाक ब्लॉक लगता है, इंटरकोस्टल नर्व ब्लॉक। ठीक है, इंटरकोस्टल नर्व ब्लॉक्स हैं, और उसके बाद आपकी जो बाकी मैंने आपको बताया कि इंट्राप्लूरल पता नहीं किस तरह लगाते हैं, वो भी एक ब्लॉक है, पैरावर्टिब्रल ब्लॉक है। तो ये 4-5 ऑप्शंस आप बता सकते हैं। इस तरीके से आपको हर हर सर्जरी की आपको पता होना चाहिए। शोल्डर सर्जरी के लिए क्या आप एनाल्जेसिया बताएंगे, वो सॉरी, कौन कौन से ब्लॉक्स लगा सकते हैं? सर इंटरस्केलिनी ब्लॉक लगा सकते हैं, और और अगर सुप्रा क्लेविकुलर लगाएंगे, सुप्रा क्लेविकुलर, तो उसमें आपकी थोड़ी सी स्पेयरिंग हो जाएगी, तो उसके साथ में इंटरस्केलिनी आपने के अंदर शोल्डर सर्जरी कवर पूरी हो जाएगी, या कोई और नर्व्स को भी ब्लॉक करने की जरूरत है? सर अल्नर के ब्लॉक करने की जरूरत है ना, वो नहीं नो, स्पेयरिंग होती उसमें। अल्नर कहाँ से आ गई? शोल्डर के अंदर अल्नर कहाँ से आ गई? सर अपने को इंटरकोस्टोब्रेकियल थी। इंटरकोस्टोब्रेकियल शोल्डर पे कहाँ से आ गई? तो मुझे एक सुप्रा स्कैपुलर याद आ रहा है, लेकिन ये मुझे कभी याद हुए नहीं। वेरी गुड, अच्छी बात है, होने भी नहीं चाहिए याद। लेकिन इसके अंदर जो होता है ना, बेसिकली जो शोल्डर का जो शोल्डर सर्जरी के अंदर जो अदर देन इंटरस्कैलिनी है ना, वो आपको सुपरफिशियल सर्वाइकल प्लेक्सस ब्लॉक भी आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो सुप्राक्लैविकुलर नर्व है और जो सुप्रास्कैपुलर नर्व है, आपको सुप्रास्कैपुलर नर्व ब्लॉक अलग से भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, इंटरस्कैलिनी ब्लॉक में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है फ्रेनिक नर्व की इन्वॉल्वमेंट की। तो सुप्रास्कैपुलर नर्व ब्लॉक अलग से लगाया जाता है, इधर पीछे मैंने लगाया नहीं है, लेकिन सुप्रास्कैपुलर ब्लॉक अलग से लगाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर सुप्रा क्लैविकुलर या अल्नर नर्व का कोई जिक्र नहीं करना। जो इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व है ना, वो जो आप बता रही हैं, वो बेसिकली जो टॉर्निके पेन होती है, जो आर्म के अंदर टॉर्निके लगाया जाता है, जैसे अगर हैंड की सर्जरी है, तो हैंड की सर्जरी है, तो टॉर्निके तो लगाया जाएगा आर्म में। तो जब आर्म में लगाएंगे तो वहां पर इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व, मीडियल कुटिनियस नर्व ऑफ आर्म, ठीक है, वो आपको ब्लॉक करनी होगी। अदरवाइज आपने आपने उसको एक्सिलरी ब्लॉक लगाया, लेकिन उसके अंदर ये ब्लॉक कवर नहीं होंगी। तो जब भी एक्सिलरी ब्लॉक लगाते हैं, तो उसके साथ आपको अलग से सेपरेटली मस्कुलोकुटेनियस नर्व को ब्लॉक करना होता है। वो किस मसल में होती है? मस्कुलोकुटेनियस नर्व किस मसल के अंदर होती है? जी, याद है?
जी युसरा, राबिया। सर कोस्टोब्रेकियल नाम आ रहा है मेरे जहन में, वजह कुछ याद नहीं आ रही मुझे। कोस्टोब्रेकियल नहीं, कुरैकोब्रेकियालिस। मस्कुलोकुटेनियस नर्व होती है कुरैकोब्रेकियालिस मसल के अंदर। ठीक है। तो मस्कुलोकुटेनियस नर्व को करना होता है और एक व्हील बनाना होता है सरकमफ्रेंशियल। तो उससे आपकी जो है वो इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व ब्लॉक होती है। ठीक है। जो आपकी जो सुप्राक्लैविकुलर है उसके अंदर भी अल्नर स्पेयरिंग हो सकती है, इंटरकोस्टल के सॉरी जो इंटरस्कैलिनी है उसके अंदर भी हो सकती है। और उसके बाद क्योंकि आप जो इंफ्राक्लैविकुलर है या एक्सिलरी है उसमें तो आप इंडिविजुअल नर्व्स अलग से ब्लॉक कर रहे हैं, तो आपको उसके अंदर स्पेयरिंग होने के चांसेस कम होंगे। ठीक है। जो तो शोल्डर फिर सर्जरी शोल्डर है, कराना किसमें है? ये तो बता दो। इंटरस्कैलिनी, इंटरस्कैलिनी इंटरस्कैन। प्लस सुपरफिशियल सर्वाइकल प्लेक्सस ब्लॉक। जो ह्यूमरस है, ह्यूमरस के लिए आप सुप्राक्लैविकुलर इंफ्राक्लैविकुलर दोनों हो सकते हैं। जो फोर आर्म है और हैंड है उसके अंदर एक्सिलरी इज अ बेटर चॉइस, लेकिन आपको एक्सिलरी ब्लॉक लगा के आपने तीनों उसकी मीडियल मीडियन अल्नर और रेडियल करके आपने मस्कुलोकुटेनियस को भी ब्लॉक करना है और इंटरकोस्टोब्रेकियल को भी ब्लॉक करना है। ठीक है। ये बस है इसके लिए। अच्छा, हिप सर्जरी है। हिप सर्जरी के लिए आपको कौन से एनाल्जेसिया के क्या ऑप्शंस होगी? सर वही मल्टी मॉडल होगा, फिर फेशियल एग का ब्लॉक लग सकता है। अगर और फेमरल लगाना है तो उसके साथ सियाटिक प्लस करके लगाएंगे। हिप सर्जरी के लिए नहीं, तो फेशियल आके ही बहुत है। सर 3 in जो 1 ब्लॉक लगा सकते हैं? ट्रीन, अच्छा मेरी एक बात सुनिए, देखिए हिप सर्जरी है तो हिप सर्जरी के अंदर आपको कौन कौन सी नर्व्स को ब्लॉक करना है, उसी हिसाब से सर फिर आपको पता चल। ऑब्चुरेटर को करना है, फेमरल को करना है और शियाटिक को करना है ना? जी। तो ऑब्चुरेटर, फेमरल और शियाटिक। बेसिकली जो होता है ना, ये इसके लिए फेशिया एलियाका जो ब्लॉक है ना, वो जो ट्रेडिशनली लगाया जाता है ना, जो इंफ्रा जिसको क्या कहेंगे आप, जो आइलियक रिस्क के नीचे, तो वो बेसिकली इंफ्रा इंग्वाइनल में नहीं कवर होता। तो बेसिकली उसके लिए साइफाई ब्लॉक है, सुप्रा इंग्वाइनल फेशिया एलियाका ब्लॉक। या ये क्योंकि ये अभी किसी से सवाल पूछा गया था अ, पिछले किसी एग्जाम में कि पेशेंट को हिप सर्जरी है, उसको स्पाइनल ही लगाना है, स्पाइनल लगाने से पहले उसको पोजीशनिंग करने के लिए आप कौन सा ब्लॉक लगाएंगे? तो उसके अंदर बेसिकली आप दो ऑप्शन हैं, एक ये आप सुप्रा इनगुइनल फेशिया एलिया का ब्लॉक है, और एक ब्लॉक है मुझे मतलब आपको शायद थ्योरेटिकली उसकी इस वक्त मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, लेकिन बेसिकली वो जो है ना उसके अंदर उसका नाम है पैंग ब्लॉक, पोस्टीरियर नर्व ग्रुप ब्लॉक। उसके अंदर बेसिकली वो सुप्रा इनग्वायरल होता है वो पैंक ब्लॉक। आप इसका सिर्फ नाम याद कर लें, अगर कोई आपसे इस लेवल तक जाए, अव्वल तो ये कि अगर आपने फेशियल एलिया का ब्लॉक भी बता दिया ना कि प्रेफरेबली सुप्रा इनग्वायरल, ये आप इतना बता दें तो दैट विल बी सफिशिएंट। तो अल्ट्रासाउंड से बेसिकली लगाया जाता है साइफाई ब्लॉक और या फिर ये पैंक ब्लॉक। तो उसके अंदर जो पैंक ब्लॉक है ना, वो बोन के लैंडमार्क से लगाया जाता है। तो उसकी वजह से उसके अंदर ऑब्चुरेटर नर्व की भी ब्रांचेस और जो है वो फेमरल की भी और जो शियाटिक नर्व की जो ब्रांचेस हैं वो हो जाती हैं। जो पैंक ब्लॉक है उसके अंदर एक तीसरी नर्व है वो भी ब्लॉक करनी होती है, वो कौन सी है? क्योंकि सम पार्ट हिप सर्जरी के अंदर सर लैटरल लेटरल फेमरल क्यूटेनियस। लैटरल फेमरल कुटेनियस नर्व, ठीक है, लैटरल फेमरल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई को भी आपने ब्लॉक करना होता है। तो जो 3 नर्व ब्लॉक होता है जिसको आप कह रहे हैं ना उसके अंदर, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, क्योंकि फिर वही वाली बात आएगी कि अगर आपने 3 नर्व ब्लॉक लगाया तो उसकी क्वाड्रिसेप वीकनेस भी हो जाएगी, तो उसकी एम्बुलेशन स्लो हो जाएगी। ठीक है। तो इसलिए ये जो पैंग ब्लॉक मैंने आपको नाम बताया है, अगर कोई वैसे ना बोलिएगा हो सकता है उसको भी ना पता हो। ठीक है। अनलेस अगर वो आपसे और करें, अगर वो कहीं से पढ़ के आ गए और वो आपसे ये सवाल पूछना चाह रहे हैं तो अगर आपको ये मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया है, तो आप सिर्फ उस वक्त बोलिएगा कि अगर वो हिप सर्जरी के रेफरेंस से वो आपसे डिटेल में अगर अलग से पूछना चाहें कि आप उसको क्या करें। नहीं तो जो होता है ना सुप्रा इंग्वाइनल जो ब्लॉक है आपका आइलियो इंग्वाइनल आइलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, वो भी अगर आप ब्लॉक कर देते हैं ना, तो आपकी जो पोजीशनिंग थोड़ी सी ईज हो जाती है। ठीक है। तो बेसिकली ये इसकी क्या है,
हिप के लिए। अदरवाइज हिप की सर्जरी के अंदर आप स्पाइनल एपिड्यूरल, ठीक है, कंबाइंड स्पाइनल एपिड्यूरल उसकी चॉइस है। नी के लिए कौन सा ब्लॉक लगाएंगे? अगर नी के सर रेफरेंस फेमोरल प्लस सियाटिक। फेमरल एडक्टर प्लस, कैनाल ब्लॉक लगा सकते हैं। सर देखो प्लस सियाटिक नर्व। देखो एडक्टर कैनाल ब्लॉक लगाने का एडवांटेज क्या है? एडक्टर कैनाल में कौन सी नर्व ब्लॉक करते हैं? इसमें सेफनेस होगी ना। सेफनेस होगी। तो सेफनेस मोटर है कि सेंसरी है? सेंसरी है सर। तो इसका क्या इसमें एडवांटेज हुआ मोटर फिर? स्पेयरिंग हो जाएगी ना, आपकी मोटर जल्दी से स्पेयरिंग हो एम्बुलेट जाएगी, कर सकेगा पेशेंट। ठीक है। तो बेसिकली ये आंसर है इसका कि एडक्टर कैनाल ब्लॉक जो है वो नी सर्जरी के अंदर पोस्ट ऑप एनाल्जेसिया के लिए। और एक यहाँ पर भी एक मैं आपको सिर्फ एक एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि शायद अगर वो आपसे पूछ लें हिप, क्योंकि ये हिप सर्जरी, नी सर्जरी, शोल्डर सर्जरी, ये कोई एक इसमें से बेसिकली ऑर्थोपेडिक के प्रोसीजर्स में से कोई एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है, चाहे वो पीडियाट्रिक में पूछें चाहे वो एल्डर। तो एक या ये भी मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, वो बेसिकली है, उसका नाम है आई पैक ब्लॉक। ठीक है, आई पैक ब्लॉक जो है ना, कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन पोप्लीटियल आर्टरी। मैं आपको इसका ना मैं शेयर कर दूंगा एग्जैक्टली इसका एब्रिविएशन। ये बेसिकली ये भी एक ब्लॉक है जो कि पोस्ट ऑप पेन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो अ, ये 4-5 चीज़ें, बाकी लेप्रोटमी के लिए या कोलिस्टेक्टमी के लिए या जो आपकी जो है अपेंडिसेक्टमी के लिए आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। आपने टैब ब्लॉक कहाँ पे लगाना है, सबकोस्टल टैब कहाँ पे लगाना है। उसके बाद ये आपका रेक्टस शीथ, मिड लाइन जो सीएन होगी उसमें रेक्टस शीथ ब्लॉक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगी, ठीक है। मेरे ख्याल आज के लिए एनफ। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह कल फिर जी कंटिन्यू। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम।